नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि ब्लड के कंपोजिशन में दो चीजें हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा सेल्स और एलिमेंट्स। प्लाज्मा यदि हम बात करें तो प्लाज्मा में मौजूद है लिक्विड, सॉलिड और गैस। यह प्लाज्मा ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, परंतु जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये ब्लड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। हमने ये कल पढ़ा। आज हम सेल्स पर विस्तृत जानकारी पढ़ने जा रहे हैं। सेल्स में मौजूद तीन सेल्स आरबीसी, इसे हम ग्रीक भाषा में इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो मतलब लाल। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ये सभी ग्रीक भाषा से लिए गए शब्द हैं। इरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स में सेल्स कहाँ मौजूद है? ब्लड में। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ऐसे ही ल्यूकोम मीन्स व्हाइट, साइट्स मीन्स सेल्स कहाँ मौजूद है? ब्लड में। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये गुच्छे प्लेट की तरह होते हैं, थ्रम्बो, इसे बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल्स ब्लड में मौजूद होते हैं। हम आज श्रृंखला में सबसे पहले आरबीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरबीसी तो तीन प्रकार के सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में। और ब्लड के सेल्स की एक खास बात हमने सेल्स वाले वीडियो में पढ़ी है कि कभी भी ब्लड के सेल्स सेल डिवीजन नहीं करते हैं, जो एक से दो में डिवाइड नहीं होते। ब्लड के सेल्स की एक खास बात होती है। इन्हीं सेल्स में हम सबसे पहले आज ले रहे हैं आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स। ग्रीक भाषा का यह शब्द है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ओके, वो सेल्स जो लाल होते हैं, वो सेल्स जिसके कारण ब्लड हमारा लाल दिखाई देता है, उस सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स। ये आरबीसी की कमी होने के कारण ही आप बोलते हो ना कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। उस कमी को हम क्या नाम देते हैं? कौन सी बीमारी बोलते हैं उसे? एनीमिया। शरीर में खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। हम आरबीसी के नॉर्मल काउंट की बात करें तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आरबीसी का नॉर्मल काउंट यदि हम देखें तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आरबीसी का नॉर्मल काउंट होता है, नॉर्मल काउंट 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ये इसका नॉर्मल काउंट आरबीसी का हमारा होता है। इसमें भी फीमेल में नॉर्मल काउंट आरबीसी में कम होता है और मेल की तुलना में फीमेल में कम होता है। ये 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm किसका रहता है? फीमेल नॉर्मल काउंट। और मेल में कितना होना चाहिए? 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। मेल में आरबीसी का ब्लड काउंट नॉर्मली ज्यादा रहता है फीमेल के कंपेयर में। ठीक है। तो मेल में कितना रहेगा? 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, और फीमेल में नॉर्मल काउंट रहता है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। तो ये हमारा नॉर्मल आरबीसी काउंट है। जब हमारा आरबीसी काउंट इससे कम हो जाएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? एनीमिया। कौन सी बीमारी हो जाती है? खून की कमी की। इसे नाम देते हैं एनीमिया। इससे कम आरबीसी काउंट होने पर कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? एनीमिया। और हम आगे अब देखते हैं कि आरबीसी की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज, आरबीसी बायोकेन के शेप की होती है, बायोकॉनकेव शेप की होती है, डंबल जैसी होती है ना, शेप इसका रहता है। बायोकॉनकेव शेप मतलब जिसमें गड्ढा हो, कुछ इस तरह का से गड्ढा रहता है। एक कटोरी उल्टी, उसके ऊपर एक कटोरी और उल्टी रख दो तो कुछ इस तरफ दोनों तरफ गड्ढे दिखते हैं, और ये गोल होती है, कुछ डंबल शेप की बन जाती है। तो ये हमारा आरबीसी सेल कुछ इस प्रकार दिखती है। बीच में से पतली रहती है, दोनों तरफ से थोड़ी मोटी रहती है फेरी फेरी में। हम आरबीसी की थिकनेस, मोटाई की बात करें तो सेंटर में पतली होगी और आसपास फेरी फेरी में थोड़ी मोटी होती है। फेरी फेरी मीन्स दोनों तरफ के कोने। आरबीसी की थिकनेस कितनी, मोटाई इसकी आरबीसी की कितनी? सेंटर में देखें तो
1 म्यू माइक्रोन, है ना। और फेरी फेरी में आसपास इसकी मोटाई 2.5 म्यू माइक्रोन होती है। ये दोनों तरफ 2.5 म्यू माइक्रोन और सेंटर में 1 म्यू माइक्रोन होती है थिकनेस, इसकी मोटाई। और आपने कहा कि आरबीसी डम्बल शेप की सर्कुलर है, सर्कुलर है, डम्बल शेप की है, तो इसकी जो गोलाई डायमीटर रहेगा, गोलाई वह कितना रहता है? आरबीसी का डायमीटर लगभग 7.5 म्यू माइक्रोन, ये आरबीसी का डायमीटर रहता है। इसकी गोलाई 7.5 म्यू माइक्रोन के आसपास इसकी गोलाई रहती है। अब आरबीसी गोल है तो इससे हमें क्या फायदा होता है? आरबीसी का नेचर कैसा होता है? तो प्लास्टिक नेचर की होती है। आरबीसी किस नेचर की होती है? प्लास्टिक, कहीं पे मुड़ जाती है और आगे अपना बढ़ जाती है वेसल्स में। आरबीसी प्लास्टिक नेचर की गोल सेल है, आराम से मुड़ जाती है और आगे बढ़ जाती है वेसल्स में। प्लास्टिक नेचर होने से क्या फायदा मिलेगा आरबीसी को? क्योंकि यह जब वेसल्स में आगे चलती है, यह हो गया हमारे ब्लड वेसल्स, ये आरबीसी सेल्स। जब ये वेसल्स में आगे दौड़ती है तो ये ब्लड के साथ बहती है। अब ब्लड के साथ बहती है तो ये प्लास्टिक नेचर होने के कारण मोड़ मोड़ के आगे वेसल्स में रन कर लेती है। अगर गोल है इसलिए रन कर लेगी, अगर चौकोर होते तो इसके कोने टूट जाते और आरबीसी वही यह सेल यहीं खत्म हो जाता। प्लास्टिक सिटी से हमें यह फायदा होता है कि यह वेसल्स में आगे रन कर लेती है। इसे स्क्वीजिंग भी कहते हैं। स्क्वीजिंग कैसे? जैसे टूथपेस्ट जब हम दबाते हैं तो उसके अंदर से जो पेस्ट निकलता है, तो स्क्वीज करके मतलब जैसे मोड़ मार के वह पेस्ट बाहर आता है, सेम ऐसे ही आरबीसी ब्लड वेसल्स में रन करती है। आरबीसी सेल क्या है? गोल है, इसे डिस्क भी बोलते हैं। आप देखना सड़कों में जो नाले के ऊपर के जो ढक्कन है, वह जो चौकोर होते हैं वह दबाव से जल्दी टूट जाते हैं और गोल ढक्कन ज्यादा चलते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए इसे नेचर ने ही गोल बनाया है आरबीसी सेल को। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ 120 डेज के आसपास होती है। कितनी होती है? 120 डेज के आसपास इसकी लाइफ होती है। आरबीसी का सरफेस एरिया कितना होता है? आरबीसी का सरफेस एरिया तो ये 120 म्यू माइक्रोन होता है। हद से ज्यादा सिंपल सेल है आरबीसी, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये आरबीसी सेल है ना। आप जानते ही हो कि बाहर की परत को, सेल के बाहर की परत को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये किस चीज से बनती है सेल मेम्ब्रेन? लिपिड और प्रोटीन। क्या नाम देते हैं हम इसे? लिपो प्रोटीन, ठीक है ना। ये सेल आरबीसी सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनती है? लिपिड और प्रोटीन से। इस सेल में कुछ चैनल्स होती हैं जहां से चीजें यह एक्सचेंज होती हैं इसकी। जैसे आरबीसी में ऐसी चैनल्स होती हैं जहां से चीजें इसमें अंदर बाहर होती हैं, एक्सचेंज करती हैं। और क्या लगा रहता है इस मेम्ब्रेन पे? बहुत सारा प्रोटीन रहता है, जिससे चीजें एक्सचेंज होती हैं प्रोटीन से मिलकर या फिर दूसरे सब्सटेंस से मिलकर। आरबीसी सेल मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसमें चीजें एक्सचेंज होती है प्रोटीन की मदद से या कुछ सब्सटेंस की मदद से, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। जैसे कि ब्लड ग्रुप वाले जो एंटीजन रहते हैं वह यहीं मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। इतनी सारी चीजें आरबीसी की सेल वॉल पर मौजूद होती हैं। अब यदि हम देखें कि दूसरे सेल्स के मुकाबले आरबीसी सेल्स कैसे अलग है, इसमें ऐसी क्या चीजें नहीं है जो दूसरे सेल्स में होती हैं? जैसे न्यूक्लियस नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा। इसमें क्या एब्सेंट है? एब्सेंट है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं है अगर, तो इसका सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल 1 से 2 में डिवाइड नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये सेल एनर्जी स्टोर नहीं करते हैं। तो क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये एनर्जी सेव नहीं करेंगे अपने अंदर। राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनाते हैं। दूसरे सेल में राइबोसोम होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसमें राइबोसोम ही नहीं तो ये प्रोटीन भी नहीं बनाती है।
गोल्गी बॉडी भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। बहुत साधारण सा सेल है हमारा आरबीसी। तो आरबीसी में कुछ भी नहीं होता है ना, हद से ज्यादा सिंपल सेल्स है जिसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक चीज जरूर होती है आरबीसी के अंदर, जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वह होती है इसके अंदर एचबी, हीमोग्लोबिन। क्या होता है? यह हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हीमोग्लोबिन। इस सेल के अंदर ओनली केवल हीमोग्लोबिन खून भरा रहता है ना, एचबी। वो हीमोग्लोबिन जो कैरी करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो आप ऐसे बोल देते हो हद से ज्यादा सिंपल सेल, इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? हम और यदि डिटेल देखें आरबीसी की, तो अगला शब्द है हमारा इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रो का मतलब तो आप समझते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ बन रही है? तो आरबीसी के बनने को जो तरीका हो, जो प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। वो तरीका जिससे हमारा शरीर क्या बना रहा है? आरबीसी। जिस तरीके से आरबीसी बनती है उसे हम नाम देते हैं इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी बनती कहाँ है? तो हम बात कर रहे हैं दो लोकेशन या साइट्स की। दो लोकेशन कहाँ, दो समय की बात कर रहे हैं। पहली इंट्रा यूटेरिन लाइफ, दूसरा पोस्ट मेटल लाइफ। इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूट्रस ना, गर्भवती माँ के पेट में, है ना। और पोस्ट मेटल लाइफ मतलब पोस्ट मतलब आफ्टर, मेटल मतलब बर्थ, जन्म के बाद कहाँ बन रही है। हम दो समय की अलग अलग बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में बच्चा जब माँ के यूट्रस में होता है तो हम देखते हैं आरबीसी कहाँ बन रही है। आरबीसी का फॉर्मेशन तब कहाँ होता है? सबसे पहली स्टेज आती है कौन सी? तो सबसे पहली स्टेज आती है यूट्रस में, मीगालोब्लास्टिक स्टेज। सेकंड आती है इसमें हेपाटिक स्टेज। और थर्ड आती है इसमें माइलियोड स्टेज। ठीक है, ये तीन स्टेज में गर्भवती माँ में आरबीसी बनती है यूट्रस में। मेगालोब्लास्टिक स्टेज कहती है कि आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ प्रेगनेंसी में थर्ड वीक से, कब तक बन रही है? थर्ड मंथ तक। कहाँ बनती है? मेसोडर्म में। ठीक है ना, मेसोडर्म में ये 3 हफ्ते से 3 महीने तक यहाँ बनती है। उस स्टेज को हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक स्टेज। प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में भ्रूण ने बनना शुरू किया, और आरबीसी कब तक बनती रही? तीसरे माह तक। मेसोडर्म यह कहता है कि प्रेगनेंसी में एक स्पर्म हुआ, एक ओवम हुआ, दोनों के फ्यूज से जायगोट बना। ये एक सेल बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बाल नुमा बहुत सारे सेल हो जाएंगे। बढ़ते बढ़ते छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, 3 लेयर होंगी। कैसे होंगी? स्ट्रक्चर में 3 लेयर होगी। बाहर की लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर मीसोडर्म, और अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं इंडोडर्म। तो आरबीसी इस स्टेज में आरबीसी ये मीसोडर्म में यहाँ बनती है। इसके बाद कब से कब तक? तीसरे महीने से, थर्ड मंथ से टू फिफ्थ मंथ तक, तीसरे से 5वें महीने तक आरबीसी कहाँ बनेगी? लीवर और हमारे स्प्लीन में। ओके, आरबीसी तीसरे से 5वें महीने तक लीवर और स्प्लीन में बनती है। और उसके बाद फिफ्थ आफ्टर
5th मंथ 5 महीने बाद से हमारे बोन मेरो में आरबीसी बनती है। ये कब तक बनेगी बोन मेरो में? जब तक हमारा जन्म नहीं होता, टू बर्थ तक, है ना, माइलॉइड स्टेज में। मेगालोब्लास्टिक स्टेज में 3rd मंथ तक आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। हेपाटिक स्टेज में 5th मंथ तक लीवर और स्प्लीन में आरबीसी बनती है। और 5th मंथ के बाद माइलॉइड स्टेज आती है, जिसमें जन्म तक हमारे आरबीसी बनती है। कहाँ बनती है? बोन मेरो के अंदर। जन्म के बाद कहाँ बनेगी? पोस्ट मेटल लाइफ में कहाँ बनेगी? हमेशा जन्म के बाद हमारे बोन मेरो ही हमारी आरबीसी फॉर्मेशन करता है। थोड़ा बहुत आरबीसी के ऊपर बनाती, लीवर और स्प्लीन भी बनाती है, नाम को स्प्लीन। ठीक है। हमारे शरीर में जितनी भी लंबी और चपटी बोन्स होती हैं, उसके अंदर फ्लैट बोन जो रहती है, उनके अंदर हमारा बोन मेरो होता है। ओके, क्लियर? ये बोन अंदर का फ्लूइड क्या कहलाता है? ये बोन हमारी, ये बोन मेरो, अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? बोन मेरो। उसके अंदर एक सेल होता है बोन मेरो के अंदर। इस सेल को हम नाम देते हैं प्लूरिपोटेंट सेल, ना। प्लूरी मीन्स अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है, डिफरेंशियल बोल दो, अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है। पोटेंट का मतलब पावर, इसका मतलब पावर मीन्स ये सेल रहता है प्लूरिपोटेंट सेल। प्लूरी मतलब अपने आप को बदलने की क्षमता रखने वाला सेल। एक ऐसा सेल जिसमें तीनों ब्लड के सेल्स बनेंगे। ये जब चाहे जब आरबीसी बना दे, जब चाहे जब डब्ल्यूबीसी बना दे, और जब चाहे जब प्लेटलेट्स बना दे। हमारे तीनों सेल्स यहीं बनते हैं बोन मेरो में। यदि शरीर में खून ज्यादा आ रहा है तो प्लेटलेट्स बना देगा। यदि शरीर में इन्फेक्शन हो गया हो तो डब्ल्यूबीसी बना देगा। और यदि ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो रही है, आरबीसी बना देगा। यदि हमारे शरीर में कहीं घाव हुआ तो वहां उस घाव को भरने के लिए प्लेटलेट्स भी यहीं से बनते हैं। तो ये सेल जब चाहे, जो चाहे वह सेल, जब जिसको शरीर को जिसकी जरूरत होती है, वह सेल, ये सेल बना देता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है हमारे शरीर को, वह चीज यह सेल, प्लूरिपोटेंट सेल, हमें बना देता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और यदि अभी शरीर की जरूरत नॉर्मल वाली है तो नॉर्मल जितने सेल बनाता है उतने तो बनाएगा ही। जैसे ये 500 आरबीसी मिलकर क्या होता है? 1 डब्ल्यूबीसी बनते हैं। ठीक है ना? तो अब तक आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके जो ब्लड के सेल्स हैं तीनों, वह कहाँ बन रहे हैं? वह बोन मेरो के अंदर बन रहे हैं। और हम इस थ्योरी को हम क्या नाम देते हैं? हम इस थ्योरी को बोलते हैं मोनोफाइलेटिक थ्योरी। क्या नाम देते हैं इस थ्योरी को हम? मोनोफाइलेटिक थ्योरी। मोनोफाइलेटिक थ्योरी का मतलब होता है, मोनो मीन्स सिंगल, एक ही सेल है जो तीनों सेल बनाना जानता है। मोनो मीन्स सिंगल, एक ही सेल, प्लूरिपोटेंट सेल ही है जो तीनों सेल बनाना जानता है। जब हमारी बॉडी को आरबीसी की जरूरत है तो आरबीसी बना देगा, डब्ल्यूबीसी की जरूरत है तो डब्ल्यूबीसी बना देगा, और प्लेटलेट्स की जरूरत है तो प्लेटलेट्स बना देता है। कौन सा सेल? प्लूरिपोटेंट सेल्स, जो बोन मेरो में होता है। इस थ्योरी को हमने क्या नाम दिया? मोनोफाइलेटिक थ्योरी। क्लियर? हम आगे अब देखते हैं आरबीसी जो बनती है उसकी कितनी स्टेज होती है। आरबीसी फॉर्मेशन की स्टेजेस। हेमियोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। सेकंड एली स्टेज हेमियोसाइटोब्लास्ट, साइटोब्लास्ट। दूसरी तो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। फोर्थ है इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। फिफ्थ है लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, होमियो साइटोब्लास्ट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, और छठी है रेटिक्युलोसाइट्स। ठीक है, और सातवीं जो बनती है हमारी नॉर्मल आरबीसी। तो ये 7 स्टेज होती है आरबीसी बनने की। सबसे पहले हेमियोसाइटोब्लास्ट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स और नॉर्मल आरबीसी। पूरी प्रक्रिया में उसे 9 दिन लगते हैं कम से कम आरबीसी को बनने। कहाँ बनती है? तो बोन मेरो के अंदर बनती है। कहाँ बनती है? ये सब बोन मेरो में। ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगा? इतनी सभी स्टेज में चला आरबीसी का फॉर्मेशन, और इतनी स्टेज में 1 से 5 तक 7 दिन लग गए। पहली स्टेज से 5वीं स्टेज तक इसको आरबीसी बनने में 7 डेज लगे, जिसमें आरबीसी का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। यहाँ क्या हुआ? आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ 7 डेज। इन 7 डेज में 6 और 7 रेटिकुलोसाइट्स और नॉर्मल आरबीसी बनने में से 2 डेज का समय और लगा। इसमें क्या हुआ? इसमें आरबीसी मैच्योर हो गई, परिपक्व हो गई, अपना काम करना सीख गई कि कैसे लंग्स तक ऑक्सीजन लेना है और सेल्स को देना है, और सेल्स से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स को देना, ये काम ये 2 दिनों में वह सीख जाती है। तो टोटल कितने दिन हो गए? 9 डेज में आरबीसी का फॉर्मेशन हो गया, है ना। इन 7 स्टेज से होते हुए 9 दिन में आरबीसी परिपक्व मैच्योर आरबीसी बन जाती है। यदि देखें तो जब शुरुआत हुई थी आरबीसी की बनने की, जब उसमें यहाँ 5 स्टेज तक, यहाँ इंटरमीडिएट 4 स्टेज तक, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट तक आते आते इसमें न्यूक्लियस मौजूद रहता है, मतलब इसमें सेल डिवीजन हो सकता है, पर यहाँ से 5वीं स्टेज से न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, हीमोग्लोबिन अपीयर हो जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? 5वीं स्टेज आते आते न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, और अपीयर क्या हो जाता है? एचबी, हेमियोग्लोबिन। हेमियोग्लोबिन अपीयर दिखने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ से एब्सेंट हो जाता है, तो हमारे सेल्स सेल डिवीजन नहीं करते, 1 से 2 में डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक, हम देखें यदि आरबीसी में इस स्टेज तक आते आते नो होमोग्लोबिन नहीं था, इसमें न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस यहाँ एब्सेंट हो गया, और यहाँ से अपीयर क्या हो गया? हेमियोग्लोबिन, जो आरबीसी में रहता है मौजूद। और ऐसे ही आरबीसी बनते बनते कहाँ गई? रेटिकुलोसाइट्स पर। रेटिकुलोसाइट्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, और यही सेल अपीयर हो जाएगा इन ब्लड में। बोन मेरो से कहाँ गए? ब्लड के अंदर सेल आरबीसी। ब्लड में घूमेगा 2 दिन, 2 दिन में घूमकर यह क्या करेगा? स्पेशली फेरी मतलब हाथ और पाँव में अधिक घूमता है ये 2 दिनों तक, और काम सीखता है कि कैसे उससे लंग्स से ऑक्सीजन लेना है और सेल्स तक पहुंचाना है, और कैसे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे लंग्स तक देना है। पेशेंट को यदि खून की कमी होती है तो पहला लक्षण क्या होता है? सांस फूलना। आपने देखा होगा यदि ब्लड की कमी रहेगी तो पेशेंट को अधिक सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी आपका बोन मेरो कच्ची आरबीसी, अपरिपक्व आरबीसी भी बनाकर ब्लड में सर्कुलेट कर देता है। कभी कभी आपका बोन मेरो भी अपरिपक्व आरबीसी, जो अनमेच्योर आरबीसी, ब्लड में दे देता है। तो यह भी तो ब्लड में ये आरबीसी आ जाएगी तो यह भी तो एनीमिया की लक्षण दिखेंगे। ब्लड में खून की, जैसे हमारे शरीर में खून की कमी जो होती है, वह भी इसका एक लक्षण होता है कि हमारे बोन मेरो में अनमेच्योर आरबीसी बनाकर ब्लड में देते हैं। क्लियर? आरबीसी में कुछ वेरिएशन दिख रहे हैं, आरबीसी बनने के बाद भी कुछ गड़बड़ दिख रही है। क्या होते हैं ये वेरिएशन? तो पहला वर्ड है हमारा एन आइसोसाइटोसिस। ये सब आपके ब्लड रिपोर्ट में जो आएंगे वह शब्द है एनिसोसाइटोसिस। वह कंडीशन जिसमें चेंज हो रहा है साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का साइज चेंज हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनिसोसाइटोसिस। दूसरा वर्ड है पाइकोइलोसाइटोसिस।
फाइगोसाइटोसिस। इसमें चेंज क्या होता है? चेंज हो जाएगा आरबीसी का शेप। आरबीसी के शेप होने को हम क्या बोलते हैं? पाइकाइलोसाइटोसिस। नाम सुना है ना आपने, सिकल सेल एनीमिया। एक आरबीसी आपके हाशिए की जैसी हो गई है, उसका शेप चेंज हो गया है, तो क्या कहलाएगा? पाइकाइलोसाइटोसिस। अगला शब्द है स्पेरोसाइटोसिस। स्पेरोसाइटोसिस। आरबीसी गोल हो गई है, आरबीसी गेंद जैसी गोल हो गई है, फूल गई है, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स हो गई है। कैसी हो गई है? कॉन्वेक्स हो गई है, गोल हो गई, टप्पे खा के वेसल्स में दौड़ रही है, टूट रही है, बॉल लाइक फूली हुई गेंद टाइप हो गई है, एकदम फूली हुई है। आप क्या बोलते हैं? स्पाइरल शेप, बॉल की जैसे फूली हुई हो गई है, तो जैसे वेसल्स में दौड़ेगी, टप्पे खाती जाएगी और टूटते चली जाएगी। क्या कंडीशन क्या बोलेंगे उसको? स्पाइरोसाइटोसिस। अगला शब्द तो आप सब जानते हो, एनीमिया, ब्लड की कमी ना? वो कंडीशन जिसमें कम हो जाता है आरबीसी काउंट। इसमें आरबीसी काउंट हमारा कम हो जाता है, आरबीसी काउंट। और एक और वर्ड पोलीसाइथोमिया, लास्ट है, बढ़ गया आरबीसी का काउंट, तो कंडीशन क्या कहलाएगी? पोलीसाइथोमिया। इसमें क्या होता है? आरबीसी का काउंट बढ़ गया हो, है ना, कंडीशन कहलाती है पोलीसाइथोमिया। तो ये सब वेरिएशन है दोस्तों आरबीसी के, देखे जाने पर ये चेंजेस आते हैं। क्लियर? लास्ट हेडिंग है, और आरबीसी के फंक्शन क्या क्या है ना? तो आरबीसी के फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन सबसे मेजर इसके फंक्शन तो आपको मैंने बताया कि यह लंग्स से ऑक्सीजन उठाकर सेल्स को देती है, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर लंग्स को देती है। परंतु इस बीच में और भी क्या क्या करती है? आरबीसी मेंटेन करती है बॉडी का, ब्लड का एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, लंग्स से O2 लेगी, सेल्स को देगी, और सेल्स से CO2 लंग्स को देगी। पहला फंक्शन तो ये हो गया, परंतु इसके अलावा भी आरबीसी यहाँ पर कुछ और भी करती है। आरबीसी क्या करती है? मेंटेन करती है बॉडी का, ब्लड का एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस करती है आरबीसी। रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि एसिड बेस बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। थर्ड फंक्शन, ब्लड में जितनी ज्यादा आरबीसी होगी उतना ज्यादा विस्कस होता है, विस्कोसिटी। जितनी ज्यादा ब्लड में आरबीसी मौजूद होगी उतना ब्लड हमारा गाढ़ा रहता है। और आरबीसी शरीर आयंस बेस बैलेंस भी मेंटेन करती है, हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी में, बेस बैलेंस मेंटेन करती है। थे फंक्शन आरबीसी के। अब हम आगे देखते हैं कि आरबीसी कहाँ टूटती है, आरबीसी का अंत कहाँ है। तो आरबीसी का अंत होता है स्प्लीन में। 120 डेज में स्प्लीन में आरबीसी टूटती है। क्यों टूटती है? क्योंकि स्प्लीन के वेसल्स बहुत पतले रहते हैं। वहां आरबीसी 120 दिन में आरबीसी की प्लास्टिसिटी जो रहती है वह कम होने लगती है, जिससे वह मोड़ नहीं पाती है, वेसल्स में चलने में उसको दिक्कत आती है। और स्प्लीन के वेसल्स सबसे ज्यादा छोटे रहते हैं, जिस कारण मतलब आरबीसी अंदर नहीं जा पाती और वहीं टूट के वह खत्म होती है। 120 डेज में इसकी प्लास्टिसिटी जो रहती है वह खत्म हो जाती है। तो वह सबसे ज्यादा तो स्प्लीन में टूटती है। ब्रेकडाउन कहाँ करती है? आरबीसी ब्रेकडाउन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में यदि यह नहीं है तो लीवर में थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत हमारे ब्रेन में, ब्रेन की वेसल्स में टूट जाती है। तो स्प्लीन में ही सबसे ज्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। इसलिए स्प्लीन को एक और नाम देते हैं, स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान। किसका? आरबीसी का। स्प्लीन को वो हम बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है स्प्लीन। 120 दिनों में आरबीसी यहाँ स्प्लीन में आकर
टूट जाती है, क्योंकि आरबीसी की प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, जिस कारण वह स्प्लीन के वेसल्स बहुत छोटे होते हैं, उस वेसल्स में वह दौड़ नहीं पाती और वहीं टूट कर खत्म हो जाती है 120 डेज के आसपास। स्प्लीन कुछ ऐसा होता है ना। यह स्प्लीन हमारे थाइपोकॉन्ड्रिया में मौजूद रहता है यहाँ कमर के, ठीक है। यहाँ की वेसल्स इतनी पतली रहती हैं कि आरबीसी की प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो वेसल्स में जोड़ने में उसे दिक्कत आती है। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे वृंदावन में एक बुजुर्ग माता रहती थी। अपने घर से निकाले जाने के कारण वो माता कई दिनों तक उपवास पे रही, परंतु जब आसपास की विधवा माताओं को पता चला तो उन्होंने उनके भोजन के लिए कुछ मदद की। जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम तो केवल श्रीधाम वृंदावन में ही है। अपने घर से निकाले जाने के बाद ये माताएं ही एक दूसरे का सहारा बन करके जी रही हैं। हाँ बेटा की याद तो आएगी, जब मन चाहेगी तो रोने लगेगी। बेटा की दुख से तो रोने लग जाएगी ना। इतनी कड़कती धूप में अपना पेट भरने के लिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्री आते हैं और केवल केले और बिस्किट देकर के चले जाते हैं। 40-45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी के कारण ये माताएं बाहर निकल करके और भिक्षा भी नहीं मांग सकती। इसलिए हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन इन माताओं के लिए राशन की उचित व्यवस्था इन्हीं की भजन कुटी तक उपलब्ध कराती है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि धाम में रह करके भगवान का भजन करने वाली इन माताओं की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आए। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें। और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।